मैम एक ना मैम इमली दुर्खेन दा मैम एक थ्योरी है मैम, वो समझ नहीं आ रहा, समझा दो आज। किसकी थ्योरी है? मैम इमली दुर्खेन दी थ्योरी है। ओके, मेरे को भेज सकते हो अभी नोट्स वो वाले सेंड जो कर आप रहा कह रहे हो? हूँ, सेंड कर रहा हूँ, हाँ जी। हाँ, आप मेरे को मेरे नंबर पे सेंड कर दो, अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये पूछना है कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन लिखेंगे वो हम्म। ऐसे मतलब एक पेज पे कहते थे कि पूरा लिखना है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हम्म। वो एक पेज पे पूरा लिखना है या दूसरे पेज पे, ऐसा वो क्या है मतलब? दो वो मार्क्स का एक तो शीट्स आएगा। वो शीट्स पे डिपेंड करता है। पहले तो जितनी आपको शीट्स दी जाएंगी, अगर तो बंडल ऑफ शीट्स होंगी तो फिर आपको उसी के अंदर रह के अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर सिंगल सिंगल शीट्स दी जाती हैं तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके मैम। ठीक है, वो आपको ठीक। उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपको वहां पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी एक बार। और अगर आपको वहां ठीक। पे नहीं भी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो आप उनसे पूछ भी सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, मैम वैसे तो। एक हाँ ग्रुप जी। में आया था कि शीट्स पिक्चर आई थी एक ग्रुप में कि शीट्स के रिगार्डिंग उस पे क्या फिल करना है, कौन सा कॉलम फिल करना है, वो सारा वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे ना, कोर्स कोड वगैरह, क्योंकि एडमिट कार्ड पे तो काफी कुछ इको कोर्स कोड भी दिया हुआ है। हम्म। वो सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड से देखकर फिल कर लेंगे हम, है ना? हाँ हाँ, वो आपको दिया, आपका पास है एडमिट कार्ड, वो आप वहां से फिल कर लेना। और शीट मेरे को जहां तक लगता है आपको बंडल ऑफ शीट्स मिलेंगे, यानी कि एक बंडल मिलेगा जिसपे या तो 12 या 36 शीट्स होंगी ऑलरेडी। आपको तो उसी शीट्स मतलब के जो अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसमें हो जाता है बड़े आराम से, क्योंकि ओके सारे मैम जो लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको ओके मैम। 8 क्वेश्चन आएंगे आई गेस लॉन्ग, बाकी तो शॉर्ट्स ही हैं। और बाकी एमसीक्यूज भी होंगे। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपका इजीली उस शीट्स पे कवर हो जाएगा। ओके मैम। वो ठीक है। बार शीट पे लिखना भी है मैम, कौन से पेज पे कितना क्वेश्चन किया, और ये वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का नंबर सही रखना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग अटेम्प्ट करो तो ऐसे होना चाहिए कि लॉन्ग ही एक बार अटेम्प्ट करो सारे। अगर वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट करो तो एक बार में सारे वेरी शॉर्ट। ऐसे मत करना कि एक लॉन्ग कर लिया एक वेरी शॉर्ट कर लिया। मतलब सीक्वेंस वाइज चलना है। हाँ, सीक्वेंस भी ऐसा नहीं कि आपको 1 से लेके 30 तक ही सारे क्वेश्चन करने हैं, 12 तक ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लॉन्ग पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हो पहले। लेकिन सारे लॉन्ग अटेम्प्ट करने के बाद शॉर्ट पे आना फिर। ये मत करना ओके कि मैम। 4 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लिए फिर आपने 2 शॉर्ट कर लिए, फिर 2 लॉन्ग कर लिए, ऐसे नहीं करना। जो भी एक चीज पकड़ोगे, या तो शॉर्ट पकड़ो या लॉन्ग पकड़ो या एमसीक्यू पकड़ो। जो भी आपने पिक किया है पहले, उस पे स्टेट रहना, उस पे उसको पहले कंप्लीट करना, देन मूव टू द नेक्स्ट। ट्राई की लाइन वाइज चलो, ज्यादा बेटर रहेगा कि आप लाइन वाइज चलोगे। इससे क्या होगा, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप लाइन वाइज चलोगे तो। ओके मैम, थैंक तो यू। ट्राई यही करना कि आप लाइन वाइज चलो। सेकेंडली, टाइम का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन को टाइम लिमिट करके चलना कि मैंने 15 मिनट्स ही देने हैं इस क्वेश्चन को, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, ओके लॉन्ग मैम। में हमेशा ऐसे होता है कि लास्ट वाले एक दो लॉन्ग रह जाता है। तो ट्राई करना कि आप अपने हर क्वेश्चन को 15 मिनट्स दे के चलो। 15 मिनट्स वेरी शॉर्ट शॉर्ट्स को, और 30 मिनट लॉन्ग को। 30। ओके ठीक है, अगर आपके 3 लॉन्ग हैं तो 30 मिनट लॉन्ग को। अगर आपके लॉन्ग ज्यादा हैं तो 15 मिनट ही देने हैं लॉन्ग को। अपना टाइम। मैम, ब्लैंक्स वगैरह भी आती हैं? ब्लैंक्स नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। 10, 10 एमसीक्यू आएंगे। 10 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, एमसीक्यू आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आएंगे। मैम क्वेश्चन पैटर्न में तो शॉर्ट और लॉन्ग ही थे। सोशियोलॉजी के पैटर्न में हाँ जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए होंगे आपको, उसी के पैटर्न में आएगा जो भी प्रीवियस ईयर आया। उसमें तो मैम शॉर्ट और लॉन्ग ही है अकेले। फिर शॉर्ट और लॉन्ग ही आएंगे सोशियोलॉजी में। ये एमसीक्यू इकोनॉमिक्स में आएंगे। इकोनॉमिक्स के पैटर्न में है, किसी किसी के पैटर्न मैम में मैंने है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें तो है ही नहीं।
इकोनॉमिक्स में भी नहीं है, नहीं मैम, इन्वायरमेंट में होंगे। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट तो में है आ ही सकते नहीं। इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर जो रिव्यू दिया हुआ है ना, उसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन एमसीक्यू। अब वो पैटर्न पे डिपेंड करता है वो कैसे बनाते हैं। कभी कभी वो शॉर्ट्स में ही बना कर कवर कर देते हैं सारा, शॉर्ट्स और लॉन्ग में, और कभी कभी वो एमसीक्यू भी डाल देते हैं। पहले जो है तो एमसीक्यू आते होते थे थोड़े बहुत, 8 या मैम 10 एक मुझे एमसीक्यू और आते होते डाउट थे। था। हाँ जी। मैम अगर देखो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें हम्म। अगर हम कोई मतलब मेन पॉइंट जो हम लिखते हैं, अगर मतलब बाय चांस अगर हम भूल जाएं वो पॉइंट लिखना, तो हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट ही मतलब ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? नहीं, आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। बाय चांस आप पॉइंट का नाम भूल गए हो, आप अपनी तरफ से पॉइंट का नाम लिख सकते हो। कोई भी ठीक है मैम। अलग पॉइंट नाम लिख सकते हो, पॉइंट का अपनी तरफ से बना के पॉइंट का नाम लिख सकते हो। ये ऑफ कोर्स ये सही है कि पॉइंट का नाम लिखते हो तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो आप पैरा तो बना ही रहे हो, पैरे में से जो वर्ड आपको लगता है कि थोड़ा हैवी वर्ड है, थोड़ा अच्छा वर्ड है, तो आप उसको हाँ, एज अ पॉइंट यूज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है। ठीक। मान लो सोशियोलॉजी में है, आप किसी कुछ लिख रहे हो, उसमें कल्चर वर्ड यूज हो रहा है या सोशो कल्चर यूज हो रहा है, तो आप एक पॉइंट बनाना है, आप सोशो कल्चर पॉइंट बना दो। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, पॉइंट सेम याद रहेगा, सेम वही वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके ठीक है। या आप जिसके बारे में भी लिखना चाह रहे हो उसके नाम का पॉइंट बना दो। अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो थ्योरी का पॉइंट बना दो। मैम एग्जांपल्स पर्सनल तो नहीं लिख सकते, वैसे ही एग्जांपल्स पर्सनल ऐड ऑन कर? पर्सनल पर्सनल एग्जाम्पल का मतलब है लाइक सोशियोलॉजी है तो जब हम सोशियोलॉजी में कल्चर की बात करते हैं, या फिर हम कुछ बात करते हैं रूढ़िवादी की, हाँ जी। या फिर कुछ नेगेटिव बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सती प्रथा थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज थी। ये एग्जाम्पल ही है सोशियोलॉजी के। ठीक है मैम। ठीक है। इस काइंड के एग्जाम्पल कह रही हूँ, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ही है ना, हुआ है ना पहले सती प्रथा चाइल्ड मैरिज, हो रहा है यस मैम। आजकल भी। ठीक है। लाइक चाइल्ड लेबर, वो भी एक तरह का एग्जाम्पल है, नेगेटिव। ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। मैम पेन ब्लू वगैरह ले जाए, है ना? ब्लू ओनली? हाँ जी, हाँ जी। ओनली पेन और पेपर बोर्ड और एनीथिंग एल्स मैम? नहीं नहीं, बस अपना एडमिट कार्ड याद रखना, आधार कार्ड, जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस में आए हैं लेके जाने के लिए, वो हाँ लेके जी। जाने। आधार कार्ड बोला हुआ है ओरिजिनल। हाँ जी मैम, आधार कार्ड और एक बोला था कि एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल कर लीजिए। एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, उसका प्रिंट। एनीबडी एल्स, किसी को कोई और प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? मैम जेल पेन से तो पेपर अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। जेल पेन से अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज जेल पेन जो है वो थोड़ा सा गर्मियों में रिफ्लेक्ट कर जाता है, इंक लीक हो जाती है उसकी, क्योंकि बंडल्स हैं एक साथ रखे जाएंगे सारे बाद में, तो फिर अवॉइड ही करो जेल पेन। हाँ जी, पदम भेज दिया आपने मुझे। यस यस। हम्म, हम्म, मैम गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अंकित। जी मैम, ये टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हो गए? क्या कह रहे हो? मैम ये पेपर कितने मार्क्स का होगा वो टोटल? प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स का दिया हुआ है? 80 अराउंड है। और जो हमारी असाइनमेंट्स थी वो भी मैम कुछ 30 मार्क्स की थी। 20 उसके होंगे, असाइनमेंट्स के जी सर। 20 शायद, और जो आपका एग्जाम है उसके 80 मार्क्स है। मार्क्स की मार्क्स का चिंता है। मत करो, मार्क्स आ जाएंगे। आप बस अटेम्प्ट करने पे ध्यान दो कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके मैम, यही पूछना, थैंक ठीक है, मार्क्स की कोई बात नहीं है, मार्क्स तो मिल जाएंगे। और इतना डिफिकल्ट कोई पेपर नहीं आता है, जो आपने पढ़ा है उसी में से ही आने वाला है पेपर, उसी में से ही आएगा।
तो उसकी चिंता ना करो। और जो मैम ग्रुप्स में वो क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो मैम जरूरी वो है प्रैक्टिस के वो लिए थे आपकी, वो आपकी अब फाइनल आपने रिवीजन कर ली हुई है, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थी कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से पढ़ लो। बस ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसी में से पेपर आना है, वो बस एक रिवीजन है आपकी कि आप रिवीजन कर लो। और बस मैम आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बस यही लेके जाना ना? हाँ जी, आधार कार्ड ओरिजिनल, एडमिट कार्ड। ठीक है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जसमीत। मैम अटेंडेंस का कोई रोल तो नहीं है, अटेंडेंस कम हो अगर? अटेंडेंस आपकी कैसे है? आप जाते थे इंस्टीट्यूट पे? नो मैम, ऑनलाइन था ना, तो आई एम मैरिड, मैंने मैरिज की हुई है, बट जिस कारण मैं क्लासेस कुछ टाइम लगा नहीं पाई। ओके ओके, नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दो अभी। अभी मेन फोकस आपका एग्जाम पे है। एक अटेंडेंस का कोई इशू होगा भी तो वो सॉल्व हो जाएगा, वो आप हम पे छोड़ दो, उसकी चिंता ना करो। आप अभी मेन अपना फोकस एग्जाम पे रखो, आपको एग्जाम करना है, अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करके आने बस। ओके मैम। हाँ, ये अटेंडेंस वगैरह ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर होगा भी तो आपसे आपसे कंसर्न कर लेंगे वो, अगर ऐसा कुछ होगा। वैसे तो मैम ऐसा कुछ पेपर नहीं वैसे होता। मैम पेपर वैसे अराउंड मैम 3 बजे मतलब स्टार्ट होएगा कि मैम 2:30 में? सॉरी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज नॉट माय सब्जेक्ट, तो इसके नहीं बारे में मैम, मुझे नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैम 3 घंटे का ना पेपर है। तो आपको बुलाया कब है? जितने बजे आपको बुलाया आपने उतने बजे पहुंच जाना अच्छा, तो मैम रिपोर्ट टाइम 2 बजे लिखा हुआ है। है। हाँ, तो 2 बजे आपने वहां पे पहुंच जाना है। 2:30 पे स्टार्ट होना है, वो वहां पे लिखा हुआ है। 3 बजे स्टार्ट होना है। टू टू थर्टी थर्टी पे पे मैम। होगा, 2:30 पे होगा, हाँ। 2 बजे तो इसलिए बुलाया कि हम लेट हो गए, तो उन्होंने आधा घंटा पहले हाँ, हमें बुलाया है देखो यहाँ। आप पहले ही पहुंचो वहां पे, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, साइन करने होते हैं, अटेंडेंस होती है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाओ और फॉर्मेलिटी में फिर और टाइम लग जाए, और फिर पेपर करने के लिए आपको कम टाइम बचे। इसलिए आपको जितने बजे बुलाया है आप उतने बजे पहुंच जाओ। मैं कोई ना, मैं 12 बजे चला जाऊंगा। इतनी जल्दी भी नहीं जाना है। ओके, मैं वो थ्योरी एक बार क्लियर कर दूं जो आप कह रहे हो। 1 मिनट। ये है डकिम थ्योरी। डकेम जो थे एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने ग्राउंड वर्क होके थ्योरी दी है, जो कि किस पे बेस्ड है? फंक्शनल पे बेस्ड है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे, विच फोकस ऑन हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो मिलके कैसे काम करती है, वो हमें बताया गया, किस तरह से स्टेबल होकर वो मिलके काम करती है, यानी कि कलेक्टिव कंसंट्रेशन बताई गई है सबकी, कि सब मिलके कैसे काम करते हैं। अब हम भी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी सब मिलके ही काम कर रहे हैं ना। आपको स्टडी चाहिए, हम आपको स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक इस तरह से वर्क करती है कि वो आपस में एक सिस्टम मेंटेन करती है, एक वर्क मेंटेन करती है, ताकि दोनों के गोल अचीव हो सके। हिज वर्क रिमेन हाईली इन्फ्लुएंस इन सोसाइटियल टुडे, सोशियोलॉजी टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया डकिन के मेजर थ्योरी में क्या क्या था। फर्स्ट आ गया सोशल फैक्ट,
सोशल फैक्ट क्या है? Durkheim defines social fact as external force that influence individual behavior, such as law, belief, custom, shapes how individual act. How individual act should be studied scientifically. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें वो बोल रहे हैं उसके सोशियोलॉजीज फैक्ट, जो पर्सन है उसके बिलीव्स कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं पूरी इन्वायरमेंट को। ठीक है, पूरे एक्सटर्नल फैक्टर कैसे उसके बिलीव्स बना रहे हैं। ठीक है, आप जैसे किसी मंदिर में जाओगे, ठीक है, मान लो कृष्ण जी के मंदिर में जा रहे हो, आप देखते हो वहां पे बहुत सारे भक्त हैं, तो आपका बिलीफ पैदा हो जाता है। ठीक है, या आप टीवी में देखते हो कोई बता रहा है कि इनकी वजह से मेरे लिए ये हेल्पफुल हो गया, इन्होंने मेरी ये हेल्प कर दी, ठीक है, या इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हो गया किसी प्रोडक्ट से, या एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सब सुनते हो ना, तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिहेवियर में आ रहे हैं, जो आपके बिलीव्स बना रहे हैं, जो आपके अंदर कस्टम बिल्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, है तो सोसाइटी के फैक्टर्स। देन सेकंड आ गया डिवीजन ऑफ लेबर। इन हिज वर्क द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, Durkheim explore how labor is divided in different societies. He distinguished between two type of solidars, यानी कि उसने लेबर्स को टू टाइप में बांट दिया। फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकंड इज ऑर्गेनिक। मैकेनिकल कौन से होते हैं? फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर इंडिविजुअल परफॉर्म सिमिलर टास्क एंड सोशल कोहियंस कम फ्रॉम शेप्स, एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज। ठीक है, ये कौन से हैं? ये वो वाले सॉलिडर्स हैं, यानी कि ये वो वाले लेबर्स हैं जो एक तरह का काम करते हैं, एक तरह का काम परफॉर्म कर रहे हैं, और जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, और उसी एक्सपीरियंस को आगे शेयर करते हैं। ठीक है, जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक सीखा नहीं हुआ, जिन्होंने क्या है अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है और उसी को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनिक आ गए। ऑर्गेनिक यानी कि मॉडर्न, जो हम लोग हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर सीखते हैं हम। ठीक है, ताकि हम अच्छे से वर्क कर सकें। ये उसकी थ्योरी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो अपनी थ्योरी में क्या क्या बताना चाह रहा है। थर्ड आ गया एनोमी। एनोमी क्या है? डर्किन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनोमी टू एक्सप्लेन अ ब्रेकडाउन ऑफ social norms and values which occur particularly during time of rapid social change or crisis. Anomie leads to feel of disorientation and lack of purpose, which can contribute to social problems such as crime and suicide. डके ने एक कंसेप्ट दिया, दैट इज एनोमी। ठीक है, उसमें वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि लोगों के जो नॉर्म्स हैं और वैल्यूज हैं वो गिरती जा रही है ड्यू टू द टाइम। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं वो गिरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम गैप। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, अब के टाइम में अगर हम बोले तो लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? मनी को प्रेफर करते हैं। जबकि पहले के टाइम पे लोग किसको प्रेफर करते थे? वो लव को, इफेक्शन को, वैल्यूज को, उसको प्रेफर करते थे। ठीक है, ट्रुथ को, ऑनेस्टी को। जबकि अब किसको प्रेफर किया जाता है? मनी को। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लोगों में चेंज आ रहा है। ठीक है, क्राइसिस बढ़ रहे हैं और क्राइम भी बढ़ रहे हैं। इन सब की वजह से क्राइम भी बढ़ रहे हैं और सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। देन नेक्स्ट आ गया सुसाइड। सुसाइड पे वो क्या बोलता है? हैज अ pioneering sociology study where we analyze suicide rate in different societies and linked them to social factor. He identifies several type of suicides.
एक मिनट। He identified several type of societies। वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से या हमारे जो वैल्यूज के गिरने की वजह से, टाइम ब्रेक की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, सुसाइड रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लोग डिप्रेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड रेट जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम आज की सोशियोलॉजी की बात करें तो उनकी सुसाइड रेट पे, जो सुसाइड बढ़ रही है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, वो सोसाइटी ही है। सोसाइटी ही जो है एक्सटर्नल इफेक्ट डालती है पर्सन, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। ठीक है, अगर अब सारी सोसाइटी गलत कर रही है तो वो मतलब पॉसिबल है कि वो पर्सन भी गलत करे। जैसे हम कहते हैं कि सारे खराब सेबों में एक अच्छा सेब रखेंगे तो वो भी खराब हो जाता है ना। उसी तरह से सोसाइटी में अगर कुछ रूढ़िवादी चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो पॉसिबल है कि उस पर्सन के बिहेवियर में भी वो इफेक्ट करे। ठीक है, लेकिन वो है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही, तो कभी ना कभी जाके वो सुसाइड का रूप ले सकता है। जिस वजह से आजकल की जनरेशन और आजकल के टाइम में सुसाइड रेट क्या है, बढ़ रहा है। लोग डिप्रेस्ड ज्यादा है, क्योंकि जो उनके पास है उनको वो नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो सामने वाले के पास है। ठीक है, यानी कि हम सोसाइटी से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देन कलेक्टिव कंसर्न कॉन्शियसनेस। Duncan believed that society has a collective consciousness which refers to the shared beliefs, value and norms that bind individual together. This collective consciousness is crucial for the functioning of society as it provides a normal fundamentals and promotes social integration। ठीक है, यही सबसे पहला जो इसका मेन फाउंडेशन है, जो डर्किन का फाउंडेशन है, वो इसी पे बेस्ड है कि जो लोग हैं सोसाइटी के वो आपस में मिलके अपने बिलीव्स वैल्यूज शेयर करते हैं, यानी कि आपस में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शेयर करते हैं। एक पर्सन अपने थॉट्स जो है वो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है सोसाइटी में। देन रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन आपको पता ही है, रिलीजियस लाइफ जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, लोगों के बिलीव्स, लोगों के नॉर्म्स, लोगों की मॉरल वैल्यूज इसी पे डिपेंड है। लोग जो है अपने रिलीजन के बारे में कुछ नेगेटिव सुनना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे ना हो, वो उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज वो उनकी बिहेवियर में, उनकी लाइफ में इफेक्ट डालता है। तो डंकिन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही कह रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे कैसे इफेक्ट डालता है, ये वो बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। वो कैसे लिंक्ड है, रिलीजन की वजह से लिंक्ड है। ठीक है, कॉन्शियसनेस शेयर करने की वजह से लिंक्ड है। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। पदम, क्लियर हो गया पॉइंट? यस मैम। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी अदर डाउट? मैम सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? सोशल मोबिलिटी यानी कि आप सोसाइटी के अंदर रह के शिफ्ट कर सकते हो इजीली। लाइक कुछ पर्सन होते हैं कि वो एक धर्म पे नहीं टिकते हैं। ठीक है, एक चीज पे नहीं टिकते हैं, धर्म कह लो, या एक पॉइंट पे नहीं टिकते हैं। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होते रहते हैं, दैट इज मोबिलिटी। ठीक है, जब हमें 10 लोगों ने अपने अपने बिलीव्स बताए और हमने पहले एक का सुना, हमें वो क्लियर लगा, दूसरे का सुना वो भी क्लियर लगा, तीसरे का सुना वो भी क्लियर, यानी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं ना। अच्छी बात है सोशल मोबिलिटी।
बुरी बात नहीं है ये। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम एक क्वेश्चन था मैरिसन का, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, इसका क्या मतलब है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल का? शेयर कर दो मुझे अभी, कहाँ से पढ़ा आपने? मैम ये मैम अभी मेरे मार्क्सिज्म वाला है। हाँ जी। मैम ये मार्क्सिज्म वाला है, वर्ग संघर्ष, जो बताता नहीं है कि जो पूंजीपति वर्ग में और मजदूर वर्ग में बटे होते हैं, मजदूरों का शोषण किया जाता है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है रजनी। जसमीत आपने क्या कहा था, क्या पूछ रहे हो? एक ना मैरिसन का क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है? क्लास स्ट्रगल में वो ये कह रहे हैं कि जो भी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में वो कह रहे हैं कि जो भी मजदूर हैं जिनका शोषण किया जा रहा है, यानी कि एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, उसी को इंग्लिश में उसी को आप थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल कहा गया है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को कैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेबर क्लास, ओके। वो। क्लियर रजनी, यही था? हाँ जी मैम, सेम यही था। ठीक है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? बाकी सबको सब क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। थ्योरीज अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? थ्योरीज आती होती हैं। बाकी प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए गए हैं, आप उसमें से मतलब एस्टिमेट लगा सकते हो कि पेपर कैसा आता है, ठीक है? ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है, जो पढ़ा है उसी में से ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बस जो भी लिखो सोच के लिखना, जो पॉइंट बोला गया है उससे रिलेट करके ही लिखना, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो पॉइंट पूछा है उससे रिलेट करके लिखना। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो लिख देना जो सही लगे, ठीक है? बट अगर आता है आपको तो मोस्टली उस पॉइंट पे स्टिक रहना। पेपर इजी है, सोशियोलॉजी तो आप कर ही लोगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? थ्योरीज में प्लीज थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करना, थ्योरी पे ही रहना। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी में एटलीस्ट थ्योरी से रिलेटेड ही लिखना। मतलब लैंग्वेज आप अपनी यूज कर सकते हो, जो आप लैंग्वेज लिखना चाहते हो, या जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट तो याद नहीं कर सकता कोई भी, तो लैंग्वेज आपकी होगी, लेकिन पॉइंट्स उसके होंगे, जो उन्होंने बोला है उसी होना, वही होना चाहिए उसमें। पूछने है किसी को कुछ? नहीं? ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा अच्छा एग्जाम करके आना, और आके मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है? डन? आके मुझे फीडबैक देना कि एग्जाम कैसा रहा। यस मैम। ओके, अपना जो भी मटेरियल है, जो भी लेके जाना है वो रेडी कर लो, रेडी हो जाओ, एंड एग्जाम अच्छा ही होगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। ओके।